हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग। आज जो है केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल कोवैलेंसी के बारे में। याद करो, इसी तरह से एक टर्म हम लोग पढ़े थे वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे भी वेरिएबल कोवैलेंसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आयनिक बॉन्ड में हम लोग पढ़े थे वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में। तो वेरिएबल का मतलब बतलाए हैं परिवर्तनशील, चेंजेबल, जो चेंज होते रहे, बदलते रहे। और कोवैलेंसी का मतलब हम लोग देखे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पर एटम, कि जब कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक एटम कितने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करता है वह कहलाता है उसका कोवैलेंसी। और याद रखोगे कि जो एक कोवैलेंसी है ये बराबर होगा इक्वल टू द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स formed by a particular atom with the neighboring atoms। ऐसा तो कोवैलेंसी मतलब एक एटम कितने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करता है वो कोवैलेंसी कहलाएगा। और एक एटम जितने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करेगा, जाहिर सी बात है कि वह उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो इसलिए लिखें कि यह जो कोवैलेंसी है यह बराबर होता है कोवैलेंट बॉन्ड के नंबर का जो एक एटम बनाता है अपने अगल बगल वाले एटम्स के साथ। अब देखोगे तो जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब बताए हैं पहले कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, और जो 13 से लेकर के 18 तक के हैं वे सभी पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कोवैलेंसी होते हैं वे जनरली इक्वल होते हैं किसका, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एस एंड पी सबसेल। ऐसा कि जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका कोवैलेंसी बराबर होगा किसका, तो एस या पी सबसेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके संख्या का। समझ गए यहाँ तक हम लोग बात। कोवैलेंसी मतलब एक एटम कितने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करेगा वही बराबर होगा कि वह एटम अपने अगल बगल वाले एटम्स के साथ कुल कितने कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। यदि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें ग्रुप 1, 2 और 13, 18 तक के एलिमेंट्स का, तो इनका कोवैलेंसी जनरली बराबर होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि पहले से हैं एस और पी सबसेल में। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर होता है एक, कन्फिग्रेशन लिखोगे 1s1। तो 1s में देखो एक अनपेयर्ड माने सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका कोवैलेंसी भी कितना हो जाएगा, एक। ऑक्सीजन की बात करें एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में है 4। एक एक करके भरेंगे हुंड्स रूल के अनुसार, 1 2 3 4। तो देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। नाइट्रोजन की बात करें एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3, 2, 1 2 3। देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 3। तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में जनरली, सामान्य तौर पे, हमेशा जरूरी नहीं है लेकिन मैक्सिमम केस में जो कोवैलेंसी है वह बराबर होगा उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो किसमें, एस और पी सबसेल में। तो ये बात जो है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ है,
लेकिन यदि किसी एलिमेंट्स का वैलेंस सेल में d ऑर्बिटल हो, जैसे यहाँ 2s 2p, तो 2p के बाद 2d तो नहीं होता है, वैसे भी यहाँ 2d नहीं होता है। लेकिन मान लो कि हम लोग ले लें क्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 17, कन्फिग्रेशन लिखोगे इसका तो नियॉन हो गया नोबल गैस, इसके बाद होता है 3s2 3p5 और थर्ड सेल में 3d भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो s और p में ही है, ऐसा 1 2 3 4 5, और d में जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ये पांचों ऑर्बिटल्स बिल्कुल खाली हैं, ऐसा। तो यदि किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में ऐसा खाली d ऑर्बिटल्स हो तो वैसे एलिमेंट्स का जो कोवैलेंसी है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल होता है मतलब वो वैरी कर सकता है, चेंज कर सकता है, समझ गए। तो कोवैलेंसी का मतलब अब सिंपली हम लोग को याद रखना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वे उनका जो है सो कोवैलेंसी कहलाएगा। जैसे अभी जो क्लोरीन का हम कन्फिग्रेशन लिखे हैं, देखो इसमें क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस हिसाब से यदि अभी इसका कोवैलेंसी देखोगे, कोवैलेंसी तो कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर। इसका मतलब क्लोरीन जो है सो एक बॉन्ड बनाएगा। एग्जाम्पल ऐसा बहुत सारा है, जैसे HCl, इसमें देखो क्लोरीन एक बॉन्ड बनाया है, इसलिए इसका कोवैलेंसी कितना हो गया, 1। अब इसके कोवैलेंसी को चेंज करने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज करना होगा, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो अभी है एक ही। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे कि जो इलेक्ट्रॉन अभी इस ऑर्बिटल में है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग आगे वाला ऑर्बिटल में कर दें, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिटल से जो दूसरे ऑर्बिटल में प्रमोट करोगे, आगे करोगे, इस बात को हम लोग एक्साइटेशन बोलते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखे थे कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट या अपने ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में आगे बढ़ा दिया जाए, एनर्जी लगेगा उस प्रोसेस के लिए, और इसको हम लोग बोलेंगे एक्साइटेशन। अब बात है यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ करने के लिए हम लोग को चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हम लोग को क्या देखना होगा कि जो 3p और 3d ऑर्बिटल है इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस, ये जो 3p और 3d ऑर्बिटल है इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है ना, वो स्मॉल होना चाहिए, कम होना चाहिए, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। कम एनर्जी रहेगा तो क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम लोग वहाँ जो है प्रोमोट कर सकते हैं। तो बताए कि वेरिएबल कोवैलेंसी एलिमेंट्स के तभी होंगे जब उसके वैलेंस सेल में d ऑर्बिटल्स खाली होगा, और साथ ही साथ कि जो खाली ऑर्बिटल है और जो भरा हुआ ऑर्बिटल है उसके बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम लोग आगे वाला ऑर्बिटल में भेज सकें। जैसे मान लो कि 3p का जो एगो इलेक्ट्रॉन है इसको उठा के यहाँ कर दो, तो यदि ऐसा करोगे तो अब यहाँ 2, इधर तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, 1 2 यहाँ वैसे होगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ जाएगा, ऐसा। अब देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3, तो इस केस में इसका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 3। एग्जाम्पल की बात करें तो एक कंपाउंड है इसका HClO2, इसमें इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा। क्लोरीन 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, इसलिए इसका कोवैलेंसी 3, और ये जो 3 बॉन्ड बन रहा है ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, और बाकी देखो ये 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो वही 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ लोन पेयर के रूप में बच गया। तो एक बात यहाँ से हम लोग ये भी सीख लिए कि कोई भी एलिमेंट जितना बॉन्ड बनाता है उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास होना अनिवार्य है। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास होगा वह उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ क्लोरीन के पास 1 अनपेयर्ड था तो 1 बॉन्ड बनाया, यहाँ क्लोरीन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो क्लोरीन यहाँ 3 बॉन्ड बनाया। वैसे ही क्या करो कि इस बार जो ई वाला इलेक्ट्रॉन है इसको भी आगे कर दो, तो ऐसा कर दोगे तो अब देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 इलेक्ट्रॉन और इसमें आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 और ऐसे। अब ऐसा करोगे तो देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, 5, इसलिए कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। कोवैलेंसी इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए कोवैलेंसी 5। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को आगे हम लोग कर रहे हैं ना, बताए इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन।
और ऐसा अपने आप नहीं होता है, इसके लिए एनर्जी लगता है। और वह जो एनर्जी लगेगा वह एनर्जी हो सकता है कि जो रूम टेम्परेचर पर एनर्जी हम लोग का रहता है जिसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं, उस एनर्जी से हो जाए आसानी से। तो उसके लिए बतलाया कि यहाँ जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए तब। तो यहाँ क्लोरीन का कोवैलेंसी आया 5, तो 5 के लिए इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक कंपाउंड होता है क्लोरीन का HClO3। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे देखो ऐसा होता है, डबल बॉन्ड O OH। ये सब ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर बचेगा। इधर लिखे ना कि ऑक्सीजन का 2 अनपेयर्ड है तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा। देखो 2 बॉन्ड बनाया है, यहाँ भी 2 बॉन्ड बनाया है, यहाँ भी 2 बनाया है। तो ये 2 बना लिया है तो देखो ये 2 लोन पेयर बच जा रहा है। फिर तो सब पर 2 लोन पेयर हम लोग दिखाते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उससे बनेगा बॉन्ड, और जो पेयर्ड बच जाएंगे उन लोन पेयर के रूप में रहेंगे। तो यहाँ क्लोरीन का कोवैलेंसी कितना हो गया, 5। तो ये जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ग्राउंड स्टेट का है, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल्स में है और इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा दिए तो कहलाएगा एक्साइटेड स्टेट। ऐसे मार्क करके दिखाते हैं हम लोग, देखो ऐसे। फिर क्या करो कि एक बार जो अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसको भी यहाँ कर दो। तो देख रहे हो यहाँ देखो अंतर क्या है कि ई वाला इलेक्ट्रॉन अभी है पी में, तो पी से इसको डी में किए, तो पी से डी में करने में एनर्जी डिफरेंस स्मॉल है। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन एस में है, तो एस से तुम डायरेक्ट कर रहे हो डी में। अरे एस से पी में जाता तो यहाँ कम एनर्जी लगता, पी से डी में जाता तो कम एनर्जी लगता, लेकिन एस से डायरेक्ट तुम डी में भेज रहे हो तो इस केस में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। प्रमोशन होगा, इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस केस में एनर्जी ज़्यादा। पी से डी में करना रहता तो कम एनर्जी, जैसे ये सब इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाए तो कम ही एनर्जी लगा, इसको बढ़ाए, तो पी से डी में जा रहा है, अगल बगल है, कम एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन आसानी से आगे जाएगा, प्रमोट होगा। लेकिन जब एस से तुम डी में करोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने में। और यदि ऐसा हुआ तो अब ज़रा इसका कन्फिग्रेशन देखो, तो एक इलेक्ट्रॉन ये पी में हुआ 3 इलेक्ट्रॉन और डी में भी अब आ जाएगा 3, 2 तो पहले से था और एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया, ऐसे 3। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए कोवैलेंसी इस बार कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देख रहे क्लोरीन का अपना ग्राउंड स्टेट में 1 अनपेयर्ड है तो कोवैलेंसी 1। अभी ये जो देख रहे हो कोवैलेंसी 3, कोवैलेंसी 5 और कोवैलेंसी 7, ये कब पॉसिबल हुआ, जब आगे ऑर्बिटल खाली था। तो इस भरे हुए ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन हम लोग आगे करते गए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ते गया, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ने से ही कोवैलेंसी बढ़ गया। अब मान लो कि यहाँ आगे ऑर्बिटल ही खाली नहीं रहता, तो ऑर्बिटल खाली नहीं रहता तो इलेक्ट्रॉन को आगे हम लोग नहीं कर पाते ना, तो इस केस में जो है इसका वेरिएबल कोवैलेंसी नहीं हो पाता। तो जो कोवैलेंसी 7 है ना, इसके लिए क्लोरीन का एक कंपाउंड है HClO4। स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा देखो 7 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ ऊपर 7। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर बचेगा सब जगह ऐसा। तो इस तरह से क्लोरीन का जो है सो टोटल 4 कोवैलेंसी हुआ, 1 3 5 और 7। तो क्लोरीन एलिमेंट सिंगल है, लेकिन अलग अलग कंपाउंड में जो इसका कोवैलेंसी है वह अलग अलग है। किसी कंपाउंड में इसका कोवैलेंसी 1 के बराबर आ रहा है, किसी में 3 है, किसी में 5 है, किसी में 7 है। तो 1 तो इसका होना ही चाहिए क्योंकि पहले से इसके पास 1 अनपेयर्ड है। और ये 3 5 और 7 तब पॉसिबल हुआ जब आगे ऑर्बिटल खाली था और साथ ही साथ ये एनर्जी डिफरेंस कम था। यदि एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा रहता तो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं था, तो उस केस में वो वेरिएबल कोवैलेंसी शो नहीं करता। समझ गए बात को। तो इस तरह से क्लोरीन का पूछेगा कि वेरिएबल कोवैलेंसी क्या क्या है, तो 1 3 5 और 7। तो कुल मिलाकर के यदि कोई पूछे कि वेरिएबल कोवैलेंसी का क्या रीजन है, कोई एलिमेंट वेरिएबल कोवैलेंसी क्यों शो करते हैं, तो इसका जवाब हम लोग एक लाइन में देंगे कि एलिमेंट के वैलेंस सेल में खाली d ऑर्बिटल्स होने के चलते वे वेरिएबल कोवैलेंसी शो करेंगे। और साथ ही साथ कि जो खाली ऑर्बिटल है और जो भरा हुआ ऑर्बिटल है उसके बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए तब। अब हम लोग ये जानेंगे कब कि एनर्जी डिफरेंस कम होगा या एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी हम बताएंगे, इसको ध्यान में रखोगे कि यदि किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, चाहे पूरा पॉजिटिव चाहे पार्शियल पॉजिटिव, तो याद रखोगे कि इस केस में जो एनर्जी डिफरेंस होगा
लो होगा। और यदि किसी एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, चाहे पूरा चाहे पार्शियल, तो इस केस में एनर्जी डिफरेंस हाई होगा। बस इतना सा बात याद रखोगे। और ये पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब ई वाला एलिमेंट कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ रहेगा, अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ रहेगा तो आएगा पॉजिटिव चार्ज। और यदि अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ रहेगा तो उस पर आ जाएगा क्या? नेगेटिव चार्ज। ऐसा जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन है और पढ़े कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ज़्यादा क्लोरीन से। बताएं पहले, क्लोरीन ऑक्सीजन का होता है 3.5 और क्लोरीन का होता है 3.0। तो क्लोरीन से ज़्यादा है, और जब क्लोरीन से ज़्यादा रहेगा ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन क्या करेगा? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पर आ जाएगा प्लस, ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस। और देखो क्लोरीन पे प्लस है और क्या बोले? प्लस चार्ज रहेगा तो एनर्जी डिफरेंस लो होगा, और जब लो एनर्जी डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे कंपाउंड बनाना HCl, ऐसे ही कंपाउंड H3Cl, H5Cl और H7Cl बनेगा कि नहीं बनेगा? तो देखो H3Cl मतलब क्लोरीन यहाँ 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। वैसे ही H7Cl है तो ये 7 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। 4, 5, 6 और 1 7। तो HCl बन जाता है क्योंकि यहाँ क्लोरीन जो है ना एक ही बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से है। लेकिन यदि H3Cl की बात हम लोग करें तो क्लोरीन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसको 3 अनपेयर्ड चाहिए, जबकि पहले से 1 है। तो 3 करने के लिए क्या करना होगा कि P का एक इलेक्ट्रॉन D में करना होगा। देखो जैसे यहाँ किए हैं, P का एक D में किए हैं, तो ये 3 अनपेयर्ड बन गया। लेकिन हम बोले कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये एनर्जी डिफरेंस कम हो, और एनर्जी डिफरेंस कम तब होगा जब पॉजिटिव हो। तो यहाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सो देखेंगे। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है? क्लोरीन का। क्लोरीन का लिखे ना 3.0 और हाइड्रोजन का बताए थे 2.1। अब चूंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्लोरीन क्या करेगा? इस सब बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। पोलर नॉन पोलर बॉन्ड में बताए थे। तो जब सब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएगा तो क्लोरीन पे आ जाएगा माइनस, और जब क्लोरीन पे माइनस आ जाएगा तो क्या होगा? एनर्जी डिफरेंस हाई। और जब एनर्जी डिफरेंस हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन ऐसे नहीं हो पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन को ऐसे आगे नहीं बढ़ा पाओगे तो फिर ऐसे 3 और जो 7 बॉन्ड दिखाए हैं ये भी नहीं बनेगा। तो ये सब कंपाउंड का बनना संभव नहीं है, क्योंकि ये सब कंपाउंड में क्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, जिसके चलते हुआ क्या कि क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव, और ऐसा होने से एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया इस ऑर्बिटल का, और एनर्जी बढ़ जाने के चलते इलेक्ट्रॉन को आगे हम लोग नहीं बढ़ा पाएंगे। और इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं बढ़ा पाओगे मैंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या नहीं बढ़ा पाओगे, तो उस केस में फिर ऐसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो क्लोरीन 7 बॉन्ड यहाँ भी बना रहा है, 7 यहाँ भी बना रहा है, तो ई वाला ठीक है, ई बन जाएगा, लेकिन ई नहीं बनेगा, क्योंकि इसके लिए क्लोरीन को जो आगे बढ़ाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, ऐसे जो हम लोग दिखा रहे हैं एक्साइटेशन, तो उसके लिए एनर्जी यहाँ बढ़ गया, क्योंकि क्लोरीन पे आ गया कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ क्लोरीन पे पॉजिटिव रहेगा तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था, ठीक है, इसको याद रखोगे। 2 बात वेरिएबल कोवैलेंसी के लिए, पहला खाली d ऑर्बिटल, दूसरा एनर्जी डिफरेंस कम। एनर्जी डिफरेंस कम कैसे होगा हम लोग समझ गए, प्लस चार्ज आना चाहिए, और लास्ट में d ऑर्बिटल भी होना आवश्यक है। अब कुछ एलिमेंट है जिसका लास्ट में d ऑर्बिटल नहीं होता है, और वैसे में कौन से एलिमेंट से याद करो तो बताए हैं हम पहले, वैसे में एलिमेंट्स होते हैं कौन से? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। सेकेंड पीरियड में जैसे बोरोन, यहाँ से स्टार्ट करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस सब का कन्फिग्रेशन लिखोगे तो लास्ट में आता है 2s, और मैंने सेकेंड से लाएगा तो 2s आएगा, फिर 2p आएगा, 2p के बाद 2d तो होता नहीं है, और जब लास्ट में 2d खाली ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाना भी पॉसिबल नहीं है। समझ गए बात को? तो यहाँ से जो है हम लोग वेरिएबल कोवैलेंसी को जो है समझ गए। नोट्स में जो है ना सारा बात लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, तो उसको जो है नोट्स से लिख लोगे और वीडियो के थ्रू जो है इसको समझ लोगे, तो इतना करने के बाद वेरिएबल कोवैलेंसी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से वेरिएबल कोवैलेंसी जो है समाप्त हुआ। अगला टॉपिक इसमें अब हम लोग देखते हैं
अगला टॉपिक है कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। माने कंपाउंड होगा आयनिक, आयनिक कंपाउंड होगा माने इसका मतलब क्या बताए हैं कि इसमें से रहेगा एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो हम लोग जैसा पढ़े हैं कि मेटल और नॉन मेटल से मिल करके बना हुआ कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आयनिक। तो कंपाउंड है आयनिक माने मेटल और नॉन मेटल से मिल के बना हुआ रहेगा, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी किसका आ जाएगा, कोवैलेंट का। तो आखिर हम लोग देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड में किस प्रकार से कोवैलेंट कैरेक्टर आता है। तो उसके लिए सबसे पहले जानना होगा कि आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड में अंतर क्या है। तो जैसे एक आयनिक कंपाउंड ले लो NaCl और कोवैलेंट कंपाउंड ले लो HCl, दोनों नॉन मेटल हैं, इसमें एक मेटल एक नॉन मेटल। हम लोग आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन में क्या पढ़े हैं कि इसमें मेटल जो होता है वह अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है नॉन मेटल को। ऐसा कि सोडियम ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, तो ये बन गया Na+, और इस Cl के पास एगो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 7 होता है, तो इस पर आ गया माइनस, और फिर दोनों मिलकर के आयनिक कंपाउंड बना दिया NaCl। इसमें देखो, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का है 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हुआ शेयरिंग और तब जाकर के यहाँ बना HCl कोवैलेंट कंपाउंड। ये दोनों में अंतर क्या है सो समझो। अभी जो ई इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ये किसका है, सोडियम का। मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे अभी केवल हक किसका है, सोडियम का। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अभी केवल किसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, सोडियम के न्यूक्लियस की तरफ। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया गया क्लोरीन को, तो अब इस इलेक्ट्रॉन पे हक किसका रहा, क्लोरीन का। और ई वाला इलेक्ट्रॉन अब किसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्लोरीन के न्यूक्लियस की तरफ। माने इस इलेक्ट्रॉन पे अब सोडियम का कोई हक नहीं है। समझे बात को। शुरू में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ रहता है तो वह इलेक्ट्रॉन मेटल का होता है, जब ट्रांसफ़र हो गया तो वही इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल की तरफ चला गया। पहले ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा और बाद में ये वाला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब यहाँ क्या है कि एक बार में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कोई एक न्यूक्लियस की तरफ है, या यूँ बोले कि एक बार में इलेक्ट्रॉन केवल एक एटम की तरफ होगा, मतलब एक एटम का उस पर केवल हक होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो जैसे ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, तो और बीच में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में से एक क्लोरीन का और दूसरा हाइड्रोजन का। तो क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके तरफ भी अट्रैक्ट होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके तरफ भी अट्रैक्ट होगा। मतलब यहाँ ये दोनों न्यूक्लियाई का इस इलेक्ट्रॉन पे हक है, दोनों न्यूक्लियाई इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो मेन अंतर यहाँ यही हुआ कि इसमें एक बार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कोई एक न्यूक्लियस का हक होता है, वह इलेक्ट्रॉन किसी एक न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। और कोवैलेंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है 2 न्यूक्लियाई के द्वारा अट्रैक्ट होता है, मतलब इसका 2 न्यूक्लियस हक होता है। यही बेसिक अंतर है किसमें, कोवैलेंट और आयनिक में। तो अब जरा हम लोग देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड में कैसे कोवैलेंट कैरेक्टर आता है। तो जैसे मान लो कि एक केटायन है, इसका न्यूक्लियस केटायन मान लो C+, C माने केटायन, प्लस माने प्लस चार्ज, और एक मान लो एनायन है A-, A माने एनायन और माइनस माने नेगेटिव चार्ज है। एनायन का साइज बड़ा होता है इसलिए बड़ा बनाए हैं, केटायन का छोटा होता है जनरली इसलिए इसको छोटा बनाए हैं। तो जब ये केटायन एनायन आपस में बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे तो उस दरमियान क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, ये सब इलेक्ट्रॉन है, मान लो किनारे किनारे जो है ये सब इलेक्ट्रॉन है ऐसा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। उसी प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। दोनों के न्यूक्लियस पे सेम चार्ज है तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा, और उसी प्रकार से दोनों के इलेक्ट्रॉन पर भी सेम चार्ज है तो इसके बीच भी आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये पहले से हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि जब 2 एटम्स या कोई भी 2 केमिकल स्पीशीज एक दूसरे के नज़दीक जाते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो उस दरमियान एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है, दूसरे का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा, दोनों के न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन होगा, और साथ ही साथ दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच भी क्या होता है, रिपल्सन होता है, जैसा इस फिगर से हम लोग देख रहे हैं।
तो रिपल्सन मिनिमम होता है और एट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। कब? जब वो दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं तब। तो यदि केटायन एनायन आपस में बॉन्ड बनाना चाहेंगे तो उस केस में इनके बीच एट्रैक्शन मैक्सिमम होगा और रिपल्सन क्या होगा? मिनिमम। तो देखो अब क्या होगा, अभी देख रहे हो ना कि ये जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है चारों तरफ एक जैसा एकदम स्फेरिकल है, इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, माने इलेक्ट्रॉन समझो वो स्फेरिकली माने एकदम गोल है और सिमेट्रिकल मतलब चारों तरफ एक जैसा है। और स्टार्टिंग में एनायन का भी ऐसा ही होता है, केटायन का भी ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि दोनों जो है ना वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। केटायन जो है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और एनायन जो है वो केटायन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग को सोचना ही है कि कौन किसके इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा या फिर एनायन केटायन के इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। तो देखो जैसे मान लें कि ये है केटायन और इधर ये है बड़ा वाला एनायन, बीच में है, या फिर मान लो कि सबसे पहले ऐसे मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉन आवे इसके तरफ, देखो यहाँ, और दूसरा केस कि इसका इलेक्ट्रॉन जाए इसके तरफ यहाँ। तो यहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का ज़रा डिस्टेंस देखो और यहाँ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस देखो। तो जाहिर सी बात है कि केटायन में जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस इसके बीच कम डिस्टेंस है, तो कम डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ जो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन गया है इधर से और न्यूक्लियस इसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ कम अट्रैक्ट होगा। तो यदि केटायन इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन यदि एनायन इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उस केस में एनायन की तरफ इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा? केटायन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टेबल तभी होगा ना जब वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन फील करेगा तब। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाना चाहेगा? केटायन की तरफ। तो प्रयास दोनों करेगा एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचने का, लेकिन ज़्यादा सफल कौन होगा? केटायन, क्योंकि केटायन का साइज छोटा है। तो छोटा साइज होने के चलते क्या होगा कि जो यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इसका न्यूक्लियस, और एनायन का साइज बड़ा है तो इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो न्यूक्लियस की तरफ कम अट्रैक्ट होगा। हम बताए थे ना कि न्यूक्लियस से चार्ज निकलता है और ये चार्ज जो यहाँ पहुँचता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, या लास्ट सेल में जो पहुँचेगा वो कहलाता है क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऐसा तो ये लास्ट में जितना ज़्यादा चार्ज पहुँचेगा माने उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ, तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो उस केस में वो बेटर एक्सपीरियंस होगा या फिर ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे हम ही लोग सोचो ना कि बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, लेकिन हम लोग उसी रिलेशन में जहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ मान आदर ज़्यादा हो, माने वहाँ ज़्यादा हम अपना अट्रैक्शन फील करें, वहीं हम जाना चाहेंगे। और जहाँ मान आदर कम हो वहाँ हम जाना चाहेंगे क्या? नहीं जाना चाहेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ है कि यदि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो इसका इधर ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ज़्यादा मान आदर होगा। लेकिन यदि इसका इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आता है तो इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होगा, माने कम मान आदर होगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आना चाहेगा, इस तरफ जाना चाहेगा। तो केटायन एनायन दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन ज़्यादा सफल कौन होगा? केटायन। और रीजन है केटायन का स्मॉल साइज और साथ ही साथ उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होना। कम छोटा साइज है तो यहाँ ज़्यादा चार्ज पहुँचेगा और ये बड़ा साइज है तो यहाँ कम चार्ज पहुँचेगा, जाहिर सी बात है। तो यदि ऐसा हुआ तो इस केस में क्या होगा कि जो देख रहे हो कि केटायन अभी पूरा गोल है, एनायन पूरा गोल है, अभी सब गोल नहीं रह पाएगा, थोड़ा सा शेप बिगड़ जाएगा। तो केटायन का हल्का बिगड़ेगा, ये केटायन है मान लो C+, और एनायन का जो है सो पूरा बिगड़ जाएगा A-। अभी गोल है, गोल माने सब तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जैसा है, और ये ऐसे हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब चारों तरफ एक जैसा नहीं रहा, ये जो है सो झुक गया किसके तरफ? केटायन की तरफ झुक गया। तो अभी जो देख रहे हो कि ऑर्बिटल का शेप बिगड़ गया है, ये जो केटायन की तरफ झुक गया है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि दोनों ऑर्बिटल आपस में मिलना शुरू होगा, और मिलना शुरू होगा तो देखो इस तरह से बन जाएगा। यहाँ रहेगा केटायन और यहाँ रहेगा एनायन। अच्छा, केटायन पर अभी पूरा प्लस चार्ज है। पूरा प्लस क्यों है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है।
एनायन पे पूरा माइनस है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, लेकिन जब एनायन का इलेक्ट्रॉन केटायन की तरफ आ जाएगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का कमी था वो दूर हो जाएगा ना, तो इसका प्लस चार्ज घट जाएगा या तो ख़त्म हो जाएगा। तो घट जाएगा तो ये पूरा प्लस से हम लोग दे देंगे ऐसे पार्शियल प्लस। उसी प्रकार से इसका भी नेगेटिव चार्ज घट जाएगा। नेगेटिव क्यों था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, लेकिन अब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है केटायन की तरफ, तो जब इलेक्ट्रॉन केटायन की तरफ दे देगा तो इलेक्ट्रॉन इसका बैलेंस हो जाएगा, तो इसका नेगेटिव चार्ज घट जाएगा और घट करके ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ जो हम लोग देंगे डेल प्लस लिखेंगे और ये डेल माइनस लिखेंगे। पूरा प्लस पूरा माइनस माने इलेक्ट्रॉन बहुत कम बहुत ज़्यादा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज भी घटेगा। और जब चार्ज हट जाए या चार्ज धीरे धीरे ख़त्म हो जाए तो इस केस में उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, क्योंकि चार्ज है प्लस माइनस केटायन एनायन, तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। और जब चार्ज खत्म हो जाएगा तब तो न्यूट्रल एटम हो जाएगा, और न्यूट्रल एटम आपस में जो है सो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखें किस तरह का अट्रैक्शन हुआ। तो सबसे पहले जो दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो स्फेरिकल ना रह करके डिस्टॉर्ट कर गया, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जो देख रहे हो ना कि एक आयन दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच करके इसके स्फेरिकल शेप को बिगाड़ दे रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ आयन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन ऑफ आयन, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ आयन, या इसी को हम लोग बोलेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ आयन। तीनों एक चीज़ है। ऐसा कि जब कोई एक आयन का न्यूक्लियस दूसरे आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो जो उसका स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट कर जाता है, बिगड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ आयन। और ये पोलराइजेशन होकर के फिर ये ऐसे बन जाएगा। अभी देख रहे हो ये आयन अलग है, ई अलग है, लेकिन जब इसका इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आएगा तो धीरे धीरे से शेप ऐसा बनते जाएगा, और ऐसा बनते जाएगा मतलब अभी दोनों आयन अलग अलग नहीं रहा, और साथ ही साथ इसका चार्ज भी ऐसे कम हो गया है। अब क्या होगा कि दोनों जो है सो एकदम सिमेट्रिकल बन जाएगा इस तरह से, और यहाँ रहेगा C और यहाँ रहेगा A। तो ये अभी भी वही केटायन है, वही एनायन है, लेकिन अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन देखो सबके तरफ एक जैसा रहा। माने अब जो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा तो ई वाला इलेक्ट्रॉन पर इस केटायन का भी हक होगा और इस एनायन का भी हक होगा। और स्टार्टिंग में ही बतलाए थे कि जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर दो दो न्यूक्लियाई का हक एक बार में हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। और इसी तरह से इस कंपाउंड में कौन सा कैरेक्टर आ गया? कोवेलेंट कैरेक्टर। यहाँ अपना अपना इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन अपने अपने न्यूक्लियस की तरफ हुआ, लेकिन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू किया तो पहले इस शेप बिगड़ गया, शेप बिगड़ करके ऐसे डिस्टॉर्ट किया, और जैसे जैसे शेप डिस्टॉर्ट किया चार्ज डिक्रीज करते गया, और फाइनली उस कंपाउंड में आयनिक से कौन सा कैरेक्टर आ गया? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इस तरह से जो है कंपाउंड बना हुआ था केटायन और एनायन से, लेकिन उसमें कैरेक्टर किसका आ गया? कोवेलेंट का आ गया। अब इसको एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल से कैसे समझना है सो देखो, मान लो कि तुम अपने घर का आंगन में जो है अमरूद का पेड़ लगाए हो, ऐसा। तो ये अमरूद का जो पेड़ लगाए हो तुम, तो ये जब तक इसका डाली तुम्हारे आंगन के अंदर में है तो इस पर हक केवल तुम्हारा ही है। लेकिन जैसे ही अमरूद का डाली ऐसे फैला और फैल करके मान लो कि बगल वाला के आंगन के तरफ गया, तो अब इस अमरूद पर ई घर वाला भी हक जताने लगेगा। अमरूद इसका है नहीं, लेकिन इसके तरफ झुक करके गया है, इसीलिए इस पर हक ई भी जताने लगेगा। तो वही तो यहाँ होता था कि जब ये ऐसे गोल है मतलब ये इलेक्ट्रॉन केवल इसी के तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूसरे के तरफ झुका तो अब इस पर जो है ई वाला न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन था इसका, लेकिन इसके तरफ झुक गया, इसलिए अब इस इलेक्ट्रॉन पर ये भी हक जताने लगा। तो इलेक्ट्रॉन का अब यहाँ दो दो न्यूक्लियस का हक हो गया, इसका भी और इसका तो पहले से था ही। और बतलाया कि जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर दो दो न्यूक्लियाई का हक एक बार में हो जाए, वो दो दो न्यूक्लियाई की तरफ एक बार अट्रैक्ट होने लगे, तो इस तरह से कंपाउंड में कैसे कैरेक्टर आता है? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कंपाउंड आयनिक था, मेटल नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ था, लेकिन उसमें कैरेक्टर कैसा आ गया? कोवेलेंट। और किस प्रकार से आया सो हम लोग जो है देख लिए। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स
तो इसमें से हम बतलाए कि कंपाउंड बना रहेगा मेटल नॉन मेटल का, लेकिन प्रॉपर्टी आएगा कोवेलेंट। और कोवेलेंट प्रॉपर्टी आने का मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वह दो दो न्यूक्लियाई की तरफ एक बार अट्रैक्ट होगा। तो देखो यहाँ दो बात हो रहा है। पहला बात क्या हुआ कि जो केटायन है वो क्या किया कि एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा। तो किसी भी केटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का एबिलिटी कहलाता है उस केटायन का पोलराइजिंग पावर। किसी भी केटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का एबिलिटी क्या कहलाएगा? पोलराइजिंग पावर। और किसी भी एनायन का अपना इलेक्ट्रॉन केटायन के तरफ दे देना कहलाता है उसका पोलराइजिबिलिटी। तो ये दोनों टर्म हम लोग याद रखेंगे, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर क्या बताए कि किसी भी केटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का एबिलिटी पोलराइजिंग पावर कहलाया, और किसी भी एनायन का अपना इलेक्ट्रॉन केटायन के तरफ दे देने का टेंडेंसी कहलाया पोलराइजेबिलिटी। केटायन इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, और एनायन अपना इलेक्ट्रॉन देना भी चाहेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ बतलाए कि बीच में न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर कम अट्रैक्ट होगा, और कम अट्रैक्ट होगा तो कम स्टेबल होगा। लेकिन जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ दे देगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कम, तो इधर ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ से दो टर्म इंट्रोड्यूस हुआ हम लोग का, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। अब याद रखोगे कि केटायन का पोलराइजिंग पावर और एनायन का पोलराइजेबिलिटी जितना अधिक होगा उस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करेगा किस पर? पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी पर। ये जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी होगा केटायन एनायन का, उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा उस कंपाउंड में। अभी पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी अधिक कब होगा या कैसे होगा, इसके लिए एक रूल हम लोग को पढ़ना है, फाजॉन रूल। तो इस रूल को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले जो है आप लोग इतना चीज़ एकदम कंप्लीट रखोगे। पोलराइजेशन ऑफ आयन क्या है, पोलराइजिंग पावर क्या है और पोलराइजेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो इतना बात आप लोग याद रखोगे। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे फाजॉन रूल के बारे में। धन्यवाद।